दोस्तों, आज हम लोग जो है मुगल कालीन प्रशासन देखेंगे। दोस्तों, 5 दिन तक इस चैनल पर कोई लेक्चर अपलोड नहीं हुआ। दोस्तों, किसी कारणवश हम बाहर गए थे, जिस कारण बिजी शेड्यूल था, इसलिए कोई लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया। आज से कंटिन्यू एवरीडे क्लास अपलोड होगी चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग जो है मुगल कालीन प्रशासन देख रहे थे, जो कि मेडिवल हिस्ट्री है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो घटना चक्र एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट की जा चुकी है तथा मेडिवल हिस्ट्री 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग जो है वर्ल्ड जियोग्राफी चालू करेंगे, फिर इंडियन जियोग्राफी, फिर साइंस, और जितने भी घटना चक्र के बुक हैं सब इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। 2025 की लेटेस्ट बुक, जो वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पर आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, जहां बहुत से बुक का पीडीएफ शेयर किया जाता है, जिसको आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आइए, आज हम लोग जो मुगल कालीन प्रशासन देखेंगे, इसका नोट्स पढ़ेंगे। तो मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। तो जो मुगल कालीन प्रशासन था, उस समय जो जिला था, जिला को सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा या प्रांत कई सरकारों या जिला में बटा था। तो जो इस समय जिला है उसे सरकार बोला जाता था, तथा जो अभी राज्य है, राज्य को सूबा या प्रांत कहा जाता था। सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया जाता था। जो अभी परगना अर्थात जो अभी ब्लॉक है या तहसील है, उसको उसमें परगना या महल कहा जाता था। तो जो सरकार है, सरकार को परगना या महल में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सरकार के प्रमुख अधिकारी फौजदार, अमलगुजार, काजी, कोतवाल, बितिकची एवं खजानदार होते थे। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान होता था। तो जो मुगल काल है, मुगल काल में मीर बख्शी, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि मीर बख्शी क्या था। तो मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। वह सरखत सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके सैनिकों का मासिक वेतन भी निर्धारित करता था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में भी बख्शी होते थे, जो मीर बख्शी के नियंत्रण में कार्य करते थे। मुगल शासन में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था, तथा साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए उत्तरदायी था। सर जदुनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतनाधिकारी कहा है, किंतु वेतनाधिकारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित एवं अस्थायी कार्य नहीं था। वेतनाधिकारी का कार्य दीवान एतन करता था। जो वेतनाधिकारी है, उसका कार्य दीवान एतन करता था। मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त 2 प्रकार के और घुड़सवार सैनिक थे, जो अहदी तथा दाखिली कहलाते थे। अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। दाखिली सैनिक की भर्ती बादशाह द्वारा की जाती थी, किंतु इनको मनसबदारों की सेवा में रखा जाता था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब, जो मुगल प्रशासन है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया था, और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया था। तो जो वैश्या थी, वैश्या को नगर से निष्कासित करके एक नए जगह पर बसाया गया था। उस जगह का नाम, जहाँ पर वैश्याओं को बसाया गया था, उसे शैतानपुरी कहा जाता था। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। उन्हें कभी कभी मशरूत अथवा सशर्त पद भी प्राप्त होते थे। अकबर ने अपने शासनकाल के 40वें वर्ष में जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की। जिस मनसबदार से अपने जात या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी, उसे उसके दर्जे की पहली कोटि में, जिससे जात के आधे सवार रखना अपेक्षित था, उसे दूसरी कोटि में, और जिसमें जात के आधे से भी कम सवार रखना अपेक्षित था, उसे तीसरी कोटि में रखा जाता था। सवार पद जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। इस व्यवस्था में सैनिक और असैनिक अधिकारियों का एक ही सेवा संवर्ग था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित था। तो जो मुगल प्रशासनिक शब्दावली है, उसमें जो माल शब्द है वह भू राजस्व से संबंधित था। पुर्तगालियों ने 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत लाया था। इसके बाद ही तंबाकू भारत में जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हो गया। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की आदत लोगों में इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि इसे नुकसानदेह आदत
से बचने के लिए 1617 ईस्वी में जहांगीर को निषेध जारी करना पड़ा। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। तो मदद ए मास किसे कहा जाता था? तो मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को जो भूमि राजस्व मुक्त अनुदान में दी जाती थी उसे मदद ए मास कहा जाता था। इसे सयूरगल भी कहा जाता था। तो मदद मास और सयूरगल दोनों एक ही चीज का नाम है। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था। तो जो भूमि दान दी जाती थी उसका निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। टकसालों में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों और राम सिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था। तो जो चांदी का सिक्का था उसे रुपया कहा जाता था तथा जो दाम था वह अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था जो रुपये के 40वें भाग के बराबर होता था। जहांगीर ने अपने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित कराई थी। तो जो जहांगीर था, जहांगीर ने अपने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित कराई थी और कुछ सिक्कों पर उसके साथ नूर जहां का नाम भी अंकित था। इसके कुछ सिक्कों पर हाथ में शराब का प्याला लिए हुए आकृति अंकित थी। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। तो अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जो मुगल प्रशासन है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जो जिला है, जिला को सरकार के नाम से जाना जाता था। इसका ऑप्शन डी सही है। तो मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा या प्रांत कई सरकारों या जिलों में बटा होता था। सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, मुगल काल में जनपद या जिला क्या कहलाता था? तो मुगल काल में जनपद या जिला सरकार कहलाता था। इसका ऑप्शन बी सही है। तो मुगल काल में सेना, जो मुगल काल है, मुगल काल में सेना मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन होता था? तो जो मुगल काल है, मुगल काल में सेना का प्रधान मीर बख्शी होता था। इसका ऑप्शन बी सही है। तो मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान होता था। उच्च अधिकारियों सहित सभी श्रेणियों के मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश उसी के द्वारा दिए जाते थे। घोड़ों को दागने और सिपाहियों का मुआयना करने का काम भी उसी के जिम्मे था। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? तो मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना था। तो जो मुगल शासन है, मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना था। इसका ऑप्शन डी सही है। तो मुगल शासन में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था तथा साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए भी उत्तरदायी था। सर जदुनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतनाधिकारी पे मास्टर कहा है, किंतु वेतनाधिकारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित एवं अस्थायी कार्य नहीं था। वेतनाधिकारी का कार्य दीवान ए तन करता था। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए एवं कथन आर। इसमें बताना कि कौन सा कथन सही है एवं कौन सा कथन गलत है। तो कथन ए बोल रहा है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। पूछ रहा है कि क्या मुगल साम्राज्य एक मूल रूप से सैनिक राज्य था? तो हाँ, जो मुगल साम्राज्य है यह मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कथन ए सही है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसके सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो हाँ, ए भी सही। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो यद्यपि यह विवाद का विषय है कि मुगल साम्राज्य एक सैनिक राज्य था, परंतु अधिकतर इतिहासकार यह मानते हैं कि लगभग सभी मनसबदारों को सैन्य दायित्व प्रदान किया गया था। साथ ही मुगलों के पास एक बड़ी सेना थी जिसने मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो जो मनुची था, मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। इसका ऑप्शन सी सही है। तो निकोलो मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। मनुची इटालवी यात्री था। इसने भारत सरकार
तो इसने जो मनुची है यह भारत आकर दारा सिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की। 1659 में दारा सिकोह की मृत्यु के बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा बताना है कि अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। तो पूछ रहा है कि जो अहदी यह एक घुड़सवार सिपाही थे। तो जो अहदी थे, अहदी घुड़सवार सिपाही थे, तो इनमें उनके लिए कौन सा कथन सही है? तो जो है जिन्हें अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। हाँ, तो अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, सही है। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, तो हाँ, जो अहदी थे ये किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किए, ये अपनी सेवाएं एकाकी रूप से प्रदान करते थे, तो कथन 2 भी सही है। सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था, कथन 3 सही है। हाँ, इनका जो मुख्य होता था, जिनके अंडर में कार्य करते थे, वे सम्राट होता था। जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, नहीं, ये किसी के साथ संलग्न नहीं हुए, एक एकाकी सेवा प्रदान करते थे, कथन 4 गलत है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 1, 2, 3 सही है। तो मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त 2 प्रकार के और घुड़सवार सैनिक थे जो अहदी तथा दाखिली कहलाते थे। अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। यद्यपि इनका मनसबदारों से कोई संबंध नहीं था, किंतु बादशाह के प्रत्यक्ष आदेश से इन्हें मनसबदारों के साथ नियुक्त कर दिया जाता था। ये प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अधीन होते थे तथा इनकी भर्ती, वेतन, वस्त्र एवं घोड़े सब राज्य की ओर से दिए जाते थे। इनके लिए पृथक दीवान एवं बख्शी की व्यवस्था की गई थी। एक अहदी घुड़सवार को 500 रुपये वेतन देने का उल्लेख मिलता है, जबकि एक साधारण घुड़सवार को 12 रुपये से 15 रुपये तक वेतन ही दिया जाता था। ये बादशाह के सबसे योग्य और वफादार सैनिक माने जाते थे। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो मुगल प्रशासन में मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी को मुगल प्रशासन में मुहतसिब कहते थे। तो इसका ऑप्शन सी सही है, लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था। आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। तो जो मुगल काल है, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर साफ सुथरा प्रशासन लागू करने के लिए चालू की गई थी। इसका ऑप्शन डी सही है। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। संभवतः दशमलव प्रणाली पर आधारित मंगोलों की सैन्य व्यवस्था ही जिसकी कुछ छाप दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन पर दिखाई पड़ती है, मुगलों में सैन्य व्यवस्था का आधार रही होगी। दिए गए विकल्पों में मनसबदारी प्रथा को लागू करने का मुख्य उद्देश्य साफ सुथरा प्रशासन को लागू करना था। क्वेश्चन नंबर 10, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था? तो मुगल मनसबदारी व्यवस्था को सुचारू संचालन के लिए मीर बख्शी उत्तरदायी होता था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए मीर बख्शी उत्तरदायी होता था। इसकी तुलना दिल्ली सल्तनत के दीवान ए अर्ज से की जा सकती है, किंतु उसका प्रभाव दीवान ए अर्ज से भी ज्यादा था। मीर बख्शी घोड़ों को दागने, सैन्य टुकड़ियों का निरीक्षण भी करता था। तो जो मीर बख्शी था यह घोड़ों को दागने और सैन्य टुकड़ियों का निरीक्षण भी करता था। यह सरखत नामक प्रमाण पत्र पर दस्तखत करके सैनिकों को मासिक वेतन का निर्धारण भी करता था। अकबर के शासनकाल में 19वें वर्ष मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ माना जाता है। निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में सत्य नहीं है? तो जो मुगल मनसबदारी व्यवस्था है उसके बारे में बताना है कौन सा सत्य नहीं है। तो जो मुगल मनसबदारी व्यवस्था है इसमें 33 वर्ग थे, तो हाँ सही है। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, ये भी सही है। उनका सवार पद जात पद से अधिक होता था, तो नहीं, ये गलत है। जो जात पद है यह सवार पद से अधिक होता था, तो यही ऑप्शन सी यह सत्य नहीं है। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किया जाता है, तो डी भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी यही सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग होते थे। उन्हें मशरूत
अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। अकबर ने 40वें वर्ष में जात एवं सवार जैसे दोहरी व्यवस्था लागू की। जिस मनसबदार से अपने जात या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी, उसे उसके दर्जे की पहली कोटि में जिससे जात के आधे सवार रखना अपेक्षित था, उसे दूसरी कोटि में, और जिससे जात के आधे से भी कम सवार रखना अपेक्षित था, उसे तीसरी कोटि में रखा जाता था। सवार पद जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। इस व्यवस्था में सैनिक और असैनिक अधिकारियों का एक ही सेवा संवर्ग था। लोग अधिकतर सरकारी सेवा में निम्नतम सोपान पर प्रवेश करके अमीर या अमीर ए उम्दा के दर्जे तक ऊपर जाने की आशा कर सकते थे। मुगल काल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो मुगल काल मनसबदारी व्यवस्था है, उसके निम्न कथनों के बारे में विचार करना है। तो जो कथन एक है, कथन एक बोल रहा है कि जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। तो मनसब शब्द, जो मुगल काल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, हाँ, कथन एक सही है, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। कथन दो, मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होते थे। नहीं, जो मनसबदार है यह अनुवांशिक अधिकारी नहीं होते थे, यह अपने ड्यूटी या कर्तव्यों के आधार पर इनको चुना जाता था। कथन दो गलत है। कथन तीन, मनसबदारों के तीन वर्ग होते थे। हाँ, जो मनसबदार थे, मनसबदार के तीन वर्ग होते थे। कथन तीन सही है। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो नहीं, ये गलत है। तो एक और तीन सही कथन है। तो एक और तीन, इसका ऑप्शन डी सही होगा। एक और तीन सही कथन है। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी, अर्थात मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी अथवा पद है। मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार के पदों को आरंभ किया। डॉक्टर एल श्रीवास्तव के अनुसार जात का पद हाथी घोड़े आदि सभी की संख्या का द्योतक था, जबकि सवार का पद केवल घुड़सवारों की संख्या को निश्चित करता था। मनसबदारों के तीन वर्ग थे, जिसमें प्रथम श्रेणी के अंतर्गत वे आते थे जो निर्धारित मनसब की संख्या के बराबर सवार रखते थे। दूसरी श्रेणी में वे मनसबदार थे जिनकी सवार संख्या उनके निर्धारित मनसब का आधा या आधे से अधिक होती थी। तृतीय श्रेणी में वे मनसबदार आते थे जिनकी सवार संख्या निर्धारित मनसब के आधे से कम होती थी। मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी नहीं होते थे। इन्हें वेतन नगद अथवा जागीर के रूप में प्रदान किया जाता था। इस प्रकार डी सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 13, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। तो जो मुगल कालीन भारत है, इसमें जो है जागीरदार एवं जमींदार के बीच में हमें अंतर बताना है कि जागीरदार किसे कहते थे और जमींदार किसे कहते हैं। तो कथन एक, जागीरदारों के पास जो है, जो जागीरदार हैं, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकारी होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। कथन एक गलत है। कथन दो, जागीरदारों की को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। तो दोनों कथन गलत है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। न तो कथन एक सही है, न तो कथन दो सही है। मुगल प्रशासनिक प्रणाली में मनसबदार सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी होता था। मनसबदार को सैन्य और प्रशासनिक व्यय तथा वेतन के बदले नगद या जागीर के रूप में भुगतान होता था। जिन मनसबदारों को जागीर प्राप्त होती थी वे जागीरदार कहलाते थे। इन्हें न्यायिक और प्रशासनिक दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन अधिकार प्राप्त होते थे, तथापि इनके भूमि अधिकार केवल सेवा काल तक ही रहते थे। इसके विपरीत जमींदार पहले से चले आ रहे बड़े भूधारक होते थे। इनका कार्य अपने प्रभाव क्षेत्र में भू राजस्व संग्रह कर राज्य को देना होता था, उसके जिसके बदले उन्हें लगभग 10 से 11%, कतिपय क्षेत्रों में या 25% तक था संग्रह शुल्क प्राप्त होता था। इनके राजस्व अधिकार वंशानुगत होते थे। इनका मुख्य उत्तरदायित्व जो राजस्व उगाही होता था, परंतु इसके अतिरिक्त भी वे कुछ विशिष्ट प्रकार की सेवाएं खिदमत राज्य को देते थे। अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा विद्रोही तत्वों से निपटने में राज्य के अधिकारियों की सहायता के अतिरिक्त ये आवश्यकता पड़ने पर अपने सैनिक संसाधन भी राज्य को उपलब्ध कराते थे। इस प्रकार प्रश्नगत कथन दोनों सही नहीं है।
मुगल कालीन भारत में राज्य की आयु, जो मुगल कालीन भारत है, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह जो भू राजस्व था, इसका ऑप्शन सी सही है। तो मध्यकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। बाबर के समय में संपूर्ण भूमि को जागीरों में बांट दिया गया था। हुमायूं ने अपने भूमि में भूमि सुधार के लिए कोई कार्य नहीं किया। शेर शाह ने अपने समय में सुव्यवस्थित लगान व्यवस्था का प्रबंध किया, परंतु वह व्यवस्था इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गई। अकबर प्रथम मुगल सम्राट था जिसने लगान व्यवस्था को सुचारू रूप से स्थापित किया और मध्य युग की श्रेष्ठतम लगान पद्धति का निर्माण किया। उसके शासन काल में सामान्यतः उपज का 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। शाहजहां के काल में भूमि पर भू राजस्व बढ़कर 50% तक हो गया था। उसने भू राजस्व वसूल करने के लिए ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया। तो मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है। तो मुगल प्रशासनिक शब्दावली में जो माल है यह भू राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित था। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, तो जो जहांगीर है, जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, इसका ऑप्शन सी सही है। तो पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत लाया गया। इसके पश्चात ही तंबाकू भारत के जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हो गया। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की आदत लोगों में इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि इस नुकसानदेह आदत से बचने के लिए 1617 ईस्वी में जहांगीर को निषेध जारी कर इसके प्रयोग को रोकना पड़ा। मुगल प्रशासन में मददे मास इंगित करता है। तो मुगल प्रशासन में मददे मास जो है ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि को मददे मास कहा जाता था। इसका ऑप्शन बी सही है। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद मास कहा जाता था। इसे सयूर गल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ था। चकला किसका समानार्थी है? तो जो चकला शब्द है, पूछ रहा है कि चकला जो है यह किसका समानार्थी है? तो मुगल कालीन प्रशासन में की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक प्रांत को अनेक सरकारों अथवा जिलों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में विभाजित था। प्रत्येक परगना के अंतर्गत अनेक गांव होते थे। शाहजहां के काल में कुछ परगनों में एक में मिलाकर एक नई इकाई चकला हुआ होता था। तो यह परगना का समानार्थी था, सरकार का समानार्थी था, या इसका ऑप्शन सी सही होगा। सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार का समानार्थी नहीं था, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। मुगल काल में प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक प्रांत को अनेक सरकारों अथवा जिलों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में विभाजित था। प्रत्येक परगने के अंतर्गत अनेक गांव होते थे। शाहजहां के काल में कुछ परगनों को एक में मिलाकर एक नई चकला का संगठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कथन 1, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित है। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी का पद पैतृक था। तो कथन 1 सही है। जो मनसबदारी व्यवस्था है ये इसको जो है अकबर ने प्रारंभ किया था। ये जो है कथन 1 सही है। मनसबदारी पद पैतृक थी, तो नहीं, मनसबदारी पद पैतृक नहीं थी, यह कर्तव्य के आधार पर दी जाती थी। तो इसका केवल कथन 1 सही है। इसका ऑप्शन ये होगा। मुगल काल में मनसबदारी पद्धति की शुरुआत अकबर के काल में उसके शासन के 19वें वर्ष अर्थात 1574 से 75 ईस्वी में मानी जाती है, जिसमें जात और सवार पद का विभाजन उसके शासन काल के 40वें वर्ष में किया गया था। मनसब मुगल नौकरशाही में पद और वरीयता क्रम निर्धारित करता था। यह प्रशासनिक और सैन्य पद था। मनसबदारों की नियुक्ति उनका वरीयता क्रम बादशाह निर्धारित करता था तथा केवल सेवा काल तक ही यह पद रहता था, अर्थात यह वंशानुगत पैतृक पद नहीं था। क्वेश्चन नंबर 20, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। कारण आर, मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। कथन ए एवं कारण आर दोनों सही है। जो मुगल काल है, मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था विद्यमान थी और जो है
मनसबदारों का चयन जो है योग्यता के आधार पर होता था। तो कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का मूलाधार थी। अकबर के शासनकाल के 19वें वर्ष में पहली बार मनसब प्रदान किए जाने का साक्ष्य मिलता है। मुख्यतः मनसबदारों के चयन में योग्यता ही मानदंड होती थी। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। तो निम्न दिए गए कथन ए और बी के व्याख्यान को पढ़ें और निम्न के कूट में सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन कथन ए, सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। तो कह रहा है कि जो सभी मनसबदार हैं यह सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। तो हाँ, जो सभी मनसबदार हैं कोई जरूरी नहीं कि ये सेना के पदाधिकारी होते थे। तो कथन ये सही है। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। कथन बी भी सही है। तो ए और बी, जो ए और बी है ये दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने अपने शासनकाल में प्रारंभ किया। सैन्य अधिकारियों के साथ साथ असैनिक अधिकारियों को भी मनसब प्रदान किया जाता था। अबुल फजल के आईने अकबरी से ज्ञात होता है कि मनसबदारों की 66 श्रेणियां थी। यह श्रेणियां 10 से लेकर के 10,000 तक होती थी, परंतु इस व्यवस्था के अंतर्गत केवल 33 श्रेणियां व्यवहार प्रचलित थी। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। अधिकारी तथा उनके कर्तव्य। तो जो दीवान ए तन, मुस्तारफी, मुशरिफ एवं वाकिया नवीस जो थे, इनके ड्यूटी के बारे में हमें बताना है। तो जो दीवान ए तन है, दीवान ए तन का कार्य जो है जागीर या वेतन को देखना था। तो जो दीवान ए तन होता था इसका कार्य जागीर या वेतन को देखना होता था। तो ए का 3 होगा। जो मुस्तारकी है, मुस्तारफी, जो मुस्तारफी का कार्य राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना मुस्तारफी का कार्य होता था। तो बी का 4 होगा। मुशरिफ, जो मुशरिफ है, मुशरिफ का कार्य कार्यालय को संभालने के लिए मुशरिफ का कार्य होता था। तो सी का 1 होगा। वाकिया नवीस, जो वकिया नवीस है, वकिया नवीस का कार्य जो है प्रमुख घटनाओं या फरमानों को सूचीबद्ध करना वाकिया नवीस का कार्य होता था। तो डी का 2 होगा। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 देखते हैं 3 4 1 2 किसमें है। तो 3 4 1 2 इसका ऑप्शन बी सही है। 3 4 1 2। तो जो दीवान ए तन होता है, दीवान ए तन का कार्य जागीर एवं वेतन को देखना, मुस्तारफी का कार्य राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, मुशरिफ का कार्य कार्यालय को संभालने के लिए, वाकिया नवीस का कार्य प्रमुख घटनाओं या फरमानों को सूचीबद्ध करना था। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 1 में बादशाह तथा सूची 2 में दीवान। तो जो बादशाह अकबर का दीवान कौन था, तो इसमें हमें देखना है, सुमेलित करना है कि कौन से बादशाह का दीवान कौन था। तो जो बादशाह अकबर था, बादशाह अकबर का दीवान मुजफ्फर खां था। तो ए का 3 होगा। जहांगीर, जहांगीर का दीवान जो है गियास बेग एतमाद उद्दौला था। जो जहांगीर का दीवान था यह गियास बेग एतमाद उद्दौला था। तो बी का 1 होगा। शाहजहां, शाहजहां का दीवान सादुल्ला खां था। तो जो शाहजहां का दीवान सादुल्ला खां था। तो सी का 4 होगा। औरंगजेब, औरंगजेब का दीवान असद खां था। तो जो औरंगजेब है, औरंगजेब का दीवान असद खां था। तो डी का 2 होगा। तो 3 1 4 2। तो देखते हैं 3 1 4 2 किसमें है। तो 3 1 4 2 इसका ऑप्शन डी सही है। 3 1 4 2। तो जो अकबर है, अकबर का दीवान मुजफ्फर खां, जहांगीर का दीवान गियास बेग एतमादुद्दौला, शाहजहां का दीवान सादुल्ला खां तथा औरंगजेब का दीवान असद खां था। तो नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें कथन ए और दूसरे में कारण आर दिया। अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। कारण आर, शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों को प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो इसमें जो है कथन ए एवं कारण आर दोनों सही है।
अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, तो हाँ सही है। शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम होता था, तो कारण आर भी सही, तो ए और आर दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो अकबर ने शेर शाह की तरह राज्यों के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया और इसके परिणाम स्वरूप अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य में व्यापारिक कारोबार हेतु मुख्यतः स्वर्ण मुहरों, चांदी के रुपया और तांबे का दाम के रूप में मानक सिक्कों का प्रचलन और प्रसार किया गया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय भी तांबे का प्रमुख सिक्का दाम था। 1 रुपया 40 दाम होते थे। राज्य के आय व्यय की गणना दाम में ही की जाती थी। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए? तो वो जो अकबर ने चलाया, तो इसका ऑप्शन डी सही है। अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे अकबर के द्वारा। तो मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था, तो जो मुगल शासन है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। इसका ऑप्शन बी सही है। तो टकसालों में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था तथा तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? तो जो बाबर था, बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया, तो इसका ऑप्शन बी सही है, बाबर। बाबर ने चांदी और तांबे का सिक्का चलाया। चांदी के सिक्के को शाहरुख कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? तो जो सूरत है, सूरत बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल या मक्का का द्वार कहा जाता था। इसका ऑप्शन बी सही है। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को बाबुल या मक्का का द्वार कहा जाता था। यह मुगल काल में एक प्रमुख बंदरगाह था। मुगलों के अधिकांश व्यापार इसी बंदरगाह से होते थे। मुगल काल के दौरान इसी बंदरगाह से मक्का की यात्रा मुख्यतः की जाती थी, अतः इसे बाबुल या मक्का कहा जाता था। मुगल काल के दौरान पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को कहा जाता था। तो मुगल काल के दौरान पिछले शासन के दौरान ढाले गए सिक्कों को खजाना कहा जाता था। इसका ऑप्शन ए सही है। मुगल काल के दौरान किसी सम्राट के शासनकाल में जारी और प्रचलन में रहने वाले सिक्के को चालनी या चालनी कहा जाता था, जबकि पहले के शासनकाल में ढाले गए सिक्के को खजाना कहा जाता था। मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था? तो जो मध्यकाल है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ लगान निर्धारण का तरीका होता था। बटाई, इसका ऑप्शन बी सही है। तो मध्यकाल में बटाई लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई। पहला नस्क मुक्ताई अथवा कनकूट, दूसरा नगदी अथवा जब्ती तथा तीसरा गल्ला बख्शी या बटाई। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो जो हलों की संख्या है, हलों की संख्या जो भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। इसका ऑप्शन बी सही है, हल की संख्या। तो जे एन सरकार की औरंगजेब का इतिहास पुस्तक में पृष्ठ संख्या 190 पर यह उल्लेख किया गया है कि अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत में दीवान टोडरमल द्वारा भू राजस्व वसूली की व्यवस्थित पद्धति स्थापित की गई थी, लेकिन दक्कन में इस प्रकार की व्यवस्थित पद्धति का अभाव था। इस दौरान दक्कन के किसान प्रति हल अर्थात हल की संख्या के आधार पर राज्य को भू राजस्व का भुगतान करते थे। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजवाह की को पुनर्जीवित करके किया गया? तो जो सहाब नहर है, सहाब नहर का निर्माण जो है फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया, सहाब नहर का। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो मुगल कालीन सहाब अर्थात सिहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया। मुगल बादशाह अकबर के समय में पहले सिहाबुद्दीन खान और बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा नहर की खुदाई और मरम्मत करके चौड़ा करवाया गया। अकबर के समय दिल्ली के गवर्नर सिहाबुद्दीन ने कृषि को विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत करवाई और इसका नाम बदलकर सिहाब या सहाब नहर कर दिया।
तो मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला, तो मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला हम देखेंगे नोट्स में। तो मुगल चित्रों में युद्ध दृश्य, पशु पक्षी एवं प्राकृतिक दृश्य एवं दरबारी विषयों से संबंधित चित्रों का चित्रण किया गया। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला का नींव हुमायूं के शासन काल में ही पड़ी। अपने निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल सम्मद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई थी। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया। इसमें सर्वप्रथम दस्तान ए अमीर हमजा, पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुल सम्मद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा अर्थात मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। जहांगीर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकारों ने अबुल हसन नादिर उज जमा की उपाधि, उस्ताद मंसूर, नादिल उल असर, फारूक बेग की उपाधि, फारूक बेग, अक्का रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव इत्यादि उल्लेखनीय है। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजूक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल का चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियां हैं। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी थी। तो जो औरंगजेब है, औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग है। यह राज दरबारों में भाटों एवं चारणों द्वारा गाया जाता था। स्वामी हरिदास ने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपद की रचना की। वे गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। इनके अनेक शिष्य थे, जिसमें बैजू बावरा, गोपाल नायक एवं मदन लाल के नाम से उल्लेखनीय है। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। तानसेन का मूल नाम राम अतनु पांडे था। वह अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में था, जहां से अकबर ने अपने दरबार में बुलवाया और बहुत उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण, वाणी विलास तथा मियाँ की उपाधि प्रदान की थी। विलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। शाहजहां के दरबार के प्रमुख गायक जगन्नाथ, रामदास, सुखसेन एवं सुरसेन, लाल खां, दुरंग खां आदि थे। मोहम्मद शाह रंगीला के समय ख्याल गायन काफी लोकप्रिय हुआ। राजस्थान की प्रसिद्ध किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है। यह शैली अपनी श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है। किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह श्रृंगार प्रिय एवं अच्छे साहित्यकार थे, जो नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। बनी ठानी राधा का सौंदर्य इनके काव्य का आधार है। इस शैली के प्रमुख कलाकार अमीर चंद, छोटू भवानी दास, निहाल चंद, सीताराम आदि हैं। बनी ठनी का प्रसिद्ध चित्र निहाल चंद ने बनाया, जो किशनगढ़ शैली में है। तो क्वेश्चन नंबर 1, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो मुगल चित्रकला के विषय में यह युद्ध दृश्य का था, पशु पक्षी एवं प्राकृतिक दृश्य थे, दरबारी चित्रण था। तो हाँ, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो मुगल चित्रों में उपयुक्त सभी विषयों से संबंधित चित्रों का चित्रण किया गया है। उस्ताद मंसूर पशु पक्षी एवं प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में दक्ष थे।
तो क्वेश्चन नंबर 2, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। तो जो चित्रकला की मुगल शैली है इसका प्रारंभ जो है किसने किया था? तो जो चित्रकला की मुगल शैली है इसका प्रारंभ हुमायूं ने किया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है, हुमायूं। चित्रकला के क्षेत्र में चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासन काल में ही पड़ी। अपने फारस एवं अफगानिस्तान में निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली और अब्दुल रसद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो जो हुमायूं है, हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। इसका ऑप्शन ये सही है। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए एनसीईआरटी के अनुसार खाना जबकि कारखाना बनवाया था, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर जो इसका उत्तर विकल्प बी माना है। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्र कला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो जो काली घाट है, काली घाट पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा। इसका ऑप्शन डी सही है। मुगल चित्रकला ने पहाड़ी, राजस्थानी एवं कांगड़ा चित्रकला को प्रभावित किया था, किंतु काली घाट चित्रकला पर मुगल प्रभाव नहीं पड़ा। इसने अपने प्रतिमान स्थानीय संदर्भों से ग्रहण किए थे। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो जो दस्तान ए अमीर हमजा है इसका चित्रांकन जो है अब्दुल रसद तथा मीर सैयद अली द्वारा किया गया। तो ए और सी दोनों सही है। अकबर ने अनेक ग्रंथों को जो अकबर है अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया। इसमें सर्वप्रथम दस्तान ए अमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासन काल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुल रसद को देख रेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा, मुहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा थे, के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी कवि थे। ये किसके दरबार के राज दरबारी कवि थे? तो दसवंत और वसावन अकबर के राज दरबारी थे। तो इसका ऑप्शन ए सही है। प्रश्नगत विकल्पों में दसवंत एवं वसावन अकबरकालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं। दसवंत, वसावन, केशवलाल मुकुंद, मिस्किन, फारूक, जगन, महेश, खेमकरण, तारा सांवर एवं हरिवंश आदि। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश जो है अकबर के दरबार में हुआ। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ, जिनसे मुगल चित्रकारों ने दो विशेषताएं ग्रहण की। पहला, व्यक्ति विशेष का चित्रण। दूसरा, दृश्यों में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में आरंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। तो जो अकबर है, अकबर के दरबार में जो मिस्किन था यह एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग, स्वर्ण काल कहा जाता है। तो जो जहांगीर का शासनकाल है इसे मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? तो जो अबू हसन तथा आका रिजा ये जो है जहांगीरी चित्रकार थे। तो इसका ऑप्शन बी होगा 2 और 3। अबुल हसन, उस्ताद मसूर, फारूक बेग, बिशन दास, अक्का रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव तथा गोवर्धन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। मीर सैयद अली और अब्दुल
रसमद ने हुमायूं के समय में मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी। निम्न में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो जो मंसूर मनोहर एवं अब्बुल हसन यह जहांगीर के समय चित्रकार थे, जबकि ख्वाजा अब्दुल समद यह जहांगीर के समय चित्रकार नहीं था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो ख्वाजा अब्दुल समद हुमायूं तथा अकबर के समय के चित्रकार थे, जबकि मंसूर मनोहर तथा अबुल हसन जहांगीर के समय के चित्रकार थे। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर कालीन चित्रकार उस्ताद मंसूर पक्षी चित्रों में तथा अबुल हसन व्यक्ति चित्र के विशेषज्ञ थे। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? तो मुगल चित्रकला ने जहांगीर के शासनकाल में उन्नति की। इसका ऑप्शन सी सही है। तो मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का एक कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर ने मुख्यतया निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? जहांगीर ने चित्रकला को संरक्षण दिया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार, एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? तो यह जो हुमायूं है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो हुमायूं के समय से ही मुगलों ने चित्रकला में अभिरुचि दिखाई। हुमायूं और अकबर के समय में चित्रकारी के तहत मुख्यतः सचित्र पुस्तकों, पांडुलिपियों तथा तूतीनामा, रजमनामा, अनवार ए सुहेली आदि में प्राकृतिक दृश्यों, ज्यामिति, दरबारों और शिकार के दृश्यों का अंकन किया गया था। इसके विपरीत जहांगीर ने छवि चित्रण को सर्वाधिक महत्व दिया। स्वयं जहांगीर ने अकेले या नूरजहां के साथ फारस के सम्राट, दरबारियों, पशु पक्षियों आदि के अनेक वैयक्तिक रूप चित्र बनाए तथा अनेक चित्रधारों एल्बम का निर्माण करवाया। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस काल की विभिन्न शैलियों को दर्शित करती हैं? तो यह जो चित्रकला की शैलियों को दर्शित करती हैं, इसका ऑप्शन ए सही है। तो पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियां हैं। 17वीं 19वीं शताब्दी के दौरान पहाड़ी चित्रकला का विकास पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों जैसे बसोहली, गुलेर, कांगड़ा, कल्लू, चंबा आदि में हुआ था। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो जो किशनगढ़ शैली है यह चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन बी सही है। राजस्थान की प्रसिद्ध किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है। यह शैली अपनी श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो पूछ रहा कि ऐसा कौन सा संगीत वाद्य है जिसको बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो यह वीणा था। वीणा को औरंगजेब बजाने में दक्ष था। तो औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो प्रातः काल में गाया जाने वाला राग को तोड़ी कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला एक राग है। यह राज दरबारों में भाटों एवं चारणों द्वारा गाया जाता था। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किया? तो इन्होंने जो है 5 संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे। इसका ऑप्शन ए सही है। तो हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 थी। स्वामी हरिदास ने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपदों की रचना की
और उन्हें गेय रूप दिया। वे गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। इनके अनेक शिष्य थे, जिसमें तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल आदि के नाम उल्लेखनीय है। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन ए, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। तानसेन अनेक रागों का मौलिक रचना की। तो तानसेन का जो मूल नाम था यह राम अतनु पांडे था। उन्हें तानसेन की उपाधि ग्वालियर रीवा के राजा ने दी थी, न कि अकबर ने। मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें मियां की उपाधि प्रदान की थी, अतः कथन ये त्रुटिपूर्ण है। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित कई ध्रुपद की रचना की थी। तानसेन ने अपने संरक्षकों, मुख्यतः रीवा के राजा रामचंद्र तथा मुगल बादशाह अकबर से संबंधित अनेक गानों की रचना की थी। इन्होंने संगीत की ध्रुपद शैली को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। तो अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में जो है तानसेन एवं हरिदास सम्मिलित थे। तो 1 और 2 सही होगा, इसका ऑप्शन ए सही है। तो अकबर के शासनकाल में तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। बिलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। तो जो प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा है यह ग्वालियर में स्थित है, इसका ऑप्शन बी सही है। तानसेन अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। तानसेन का जो मूल नाम है यह राम अतनु पांडे था। वह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा भाटा क्षेत्र के राजा रामचंद्र के दरबार में थे, जहां से अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलवाया और बहुत उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण विलास तथा मियां की उपाधि प्रदान की थी। उन्होंने राजा मान सिंह द्वारा स्थापित ग्वालियर स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। उनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो जो तानसेन है, तानसेन का मूल नाम राम अतनु पांडे था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो जो भाटा का राजा रामचंद्र सिंह है, इन्होंने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने तानसेन को संरक्षण दिया था। तो निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं है? तो जो राजा मानसिंह तोमर, तानसेन एवं अदारंग यह जो है संगीत के क्षेत्र में महान विभूति है, जबकि माल गुर्जरी ये महान विभूति नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो राजा मानसिंह तोमर, तानसेन एवं अदारंग हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति थे, जबकि माल गुर्जरी संगीत के रागों में एक राग है जिसका सृजन राजा मानसिंह तोमर ने किया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? तो जो अकबर है, अकबर ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली। इसका ऑप्शन सी सही है। तो मुगल शासक अकबर नगाड़ा बजाने में प्रवीण थे। इसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। तो संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? तो संगीत की टप्पा शैली जो मोहम्मद शाह के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई। इसका ऑप्शन सी सही। तो प्रश्नगत विकल्पों में संगीत की टप्पा शैली मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई। टप्पा को पंजाब के ऊंट चालकों के गीतों में विकसित किया गया था। तो नेक्स्ट मुगल कालीन साहित्य। तो मुगल कालीन साहित्य का नोट्स हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो गुलबदन जो बेगम थी, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। उसका जन्म 1523 ईस्वी में तथा मृत्यु 1603 में हुई थी। गुलबदन बेगम ने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूं नामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे। अकबर उसका बहुत सम्मान करता था। गुलबदन बेगम ने स्वयं लिखा है कि उसने अकबर के आदेश पर बाबर और हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति में लिखा था। गुलबदन बेगम ने अपनी इस रचना में हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का भी वर्णन किया है। माहम अनगा ने दिल्ली में पुराने किले के सामने खैरुल मनजिल अथवा खैर उल मनजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई थी, जिसे मदरसा ए बेगम भी कहा जाता था। संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद 1450 ईस्वी के आसपास ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी द्वारा मुफरी अल कुबाल नाम से किया गया था।
ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी को ही त्रुटिवश कुछ पुस्तकों में ताजुल माली लिखा गया है। मुगल कालीन लेखक एवं उनके पुस्तक। तो जो मुगल कालीन लेखक है एवं उनके पुस्तक के नाम इस प्रकार है। तो जो निजामुद्दीन अहमद है, निजामुद्दीन अहमद का पुस्तक तबकात ए अकबरी है। अब्बास खां सारवानी का पुस्तक तारीख ए शेर शाही, तोहफा ए अकबर शाही है। हसन निजामी की पुस्तक ताज उल मासिर है। ख्वाद मीर का पुस्तक कानून ए हुमायूनी है। भीमसेन का पुस्तक नुस्खा ए दिलखुशा है। मिर्जा मोहम्मद काजिम की पुस्तक आलमगीर नामा है। गुलाम हुसैन का पुस्तक सियार उल मुख्तरीन है। मोहम्मद सालेह की पुस्तक आलम ए सालेह है। इनायत खां की पुस्तक शाहजहां नामा है। चंद्रभान ब्राह्मण की पुस्तक चाहार द चमन है। मोतमीद खां की पुस्तक इकबाल नामा ए जहांगीरी है। अब्दुल हमीद लाहौरी, जो अब्दुल हमीद लाहौरी है, अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। उसने अपनी पुस्तक पादशाह नामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया है। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की एवं ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया है। पंचतंत्र का अनुवाद विभिन्न शासकों के काल में अलग अलग नामों से किया गया है। गजनवी काल में नसरुल्लाह मुंशी सिराजी ने कलीला व दिमना बेहराम शाही के नाम से, सुल्तान हुसैन मिर्जा के काल में मुल्ला वाइज हुसैन कासफी ने अनवर ए सुहेली के नाम से एवं अकबर के काल में अबुल फजल ने आयर ए दानिश के नाम से किया था। अकबरनामा अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा अकबर के शासनकाल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया था। यह 3 भागों में इसका तीसरा भाग आईने अकबरी है। फारसी मुगलों की राजभाषा थी। राजकाज से संबंधित सभी कार्य फारसी में ही संपन्न होते थे। सर्वप्रथम भारत में लाहौर फारसी साहित्य के विकास का केंद्र रहा। नस्तलीक नस्तलीक एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। मुगल बादशाह औरंगजेब नस्तलीक और शिकस्त लिखने में निपुण था। अजमेर के किशनगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह 17वीं से 18वीं सदी का एक अन्य नाम नागरी दास राधा का सेवक था। इन्होंने ही कृष्ण की प्रशंसा में अनेक छंद लिखे। किशनगढ़ के शासकों ने निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया हिंदी कविता के रीतिकालीन कवि केशवदास की रचनाएं हैं। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो जो बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद लेडेन एवं रस्किन ने किया था। इसका ऑप्शन ए सही है। तो तुजुक ए बाबरी को बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। इसका फारसी अनुवाद बाबरनामा है। पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में इसका अनुवाद किया, जबकि बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद जॉन लेडन और विलियम रस्किन ने किया था। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री है? तो जो गुलबदन बेगम है यह बाबर की पुत्री थी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। उसका जन्म 1523 ईस्वी में तथा मृत्यु 1603 में हुई थी। उसने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूं नामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे। अकबर उसका बहुत सम्मान करता था। गुलबदन बेगम ने स्वयं लिखा है कि उसने अकबर के आदेश पर बाबर और हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति में लिखा था। गुलबदन बेगम ने अपनी इस रचना में हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का भी वर्णन किया है। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? तो मुगल काल में जो गुलबदन बेगम है इसने ऐतिहासिक विवरण लिखा था मुगल काल का। इसका ऑप्शन ए सही है। तो हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। तो इसका ऑप्शन सी सही है। हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा की रचना जो है हुमायूं नामा की रचना जो है गुलबदन बेगम ने किया था। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना किया था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन डी सही है। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो जो मदरसा ए बेगम जो है यह माहम अनगा के द्वारा स्थापित किया गया। इसका ऑप्शन बी सही है। माहम अनगा ने दिल्ली में पुराने किले के सामने खैरुल मंजिल अथवा खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई थी, जिसे मदरसा ए बेगम भी कहा जाता था। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण माहम अनगा ने कराया था। तो इसका ऑप्शन डी सही है।
निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया? तो जो ताजुल माली है, ताजुल माली ने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया। इसका ऑप्शन डी सही है। तो संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद ताज अल दिन मुफ्ती अल मलिकी अथवा मुफरी अल कुबाल नाम से किया गया। ताज अल दिन मुफ्ती अल मलिकी को ही त्रुटिवश कुछ पुस्तकों में ताजुल माली लिखा गया। तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो हसन निजामी, आलमगीरनामा, ख्वादिर, मोहम्मद काजिम, भीमसेन, हसन निजामी, ख्वादी मीर, मोहम्मद काजिम तथा भीमसेन तथा रचना जो है आलमगीरनामा, नुक्स ए दिलखुशा, हुमायूं नामा, ताजुल नासिरी। तो इसको देखना है किसने किसका रचना किया। तो जो हसन निजामी है, हसन निजामी ने जो है ताजुल मासिर की रचना, ख्वाद मीर ने हुमायूं नामा की रचना, मोहम्मद खाजिम ने आलमगीर नामा की रचना, भीमसेन ने नुस्खा ए दिलखुशा की रचना की, ख्वाद मीर ने कानून ए हुमायूनी नामक पुस्तक लिखी थी जिसे हुमायूं नामा के नाम से भी जाना जाता है। तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो लेखक और इनकी रचना, तो जो मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, सोमनाथ, अमीर खुसरो, इनकी रचना देखना है इन्होंने कौन कौन सी रचना की थी। तो जो मुल्ला दाऊद है, मुल्ला दाऊद ने जो है चंदायन की रचना की थी, दामोदर कवि ने पद्मावती कथा, सोमनाथ ने राग विबोध तथा अमीर खुसरो ने आशिका की रचना की थी। सुमेलित करना है। तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो पुस्तक एवं उसके लेखक आलमगीरनामा, तबकात अकबरी, चहार चमन, इकबाल नामा जहांगीरी, इसके लेखक कौन कौन से हैं? तो जो आलमगीरनामा है, आलमगीरनामा के लेखक जो मिर्जा मोहम्मद काजिम है, तबकात अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद है तथा चहार चमन के लेखक चंद्रभान ब्राह्मण है, इकबाल नामा जहांगीरी के लेखक मुहद्दत खां मोतबीद खां थे। तबकात ए अकबरी किसने लिखी है? तो जो तबकात ए अकबरी है इसे जो निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी। इसका ऑप्शन डी सही है। तो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने तबकात ए अकबरी की रचना की जिसे तारीख ए निजामी भी कहते हैं। तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल ने अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तबकात अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो जो अब्दुल रहीम खान खाना है, इनका जो है हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो के सफल प्रशासन सहिष्णुनीत अकबर के सफल प्रशासन, सहिष्णुनीत एवं संतुलित मनोवृत्ति तथा तत्कालीन अनुकूल वातावरण ने हिंदी को पनपने का ऐसा सुअवसर प्रदान किया कि अकबर का काल हिंदी काव्य का स्वर्ण काल कहलाने लगा। इस युग में हिंदी केवल हिंदुओं को ही धरोहर नहीं थी, अपितु इस पर मुसलमानों का भी सम्यक अधिकार था। फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी तथा राजस्थानी के मर्मज्ञ अब्दुल रहीम खान खाना इन सब में मुखर स्थान रखते थे। हिंदी काव्य का कोई भी इतिहास खान खाना के सम्मान के उल्लेख के बिना अधूरा था। इनका प्रमुख ग्रंथ रहीम सतसई दोहों का संग्रह है। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो जो अब्दुल हमीद लाहौरी थे यह शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। अब्दुल हमीद लाहौरी, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। उसने अपनी पुस्तक बादशाह नामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया है। तो शाहजहां नामा के लेखक कौन है? तो पूछ रहा है कि जो शाहजहां नामा के लेखक कौन है? तो शाहजहां नामा के लेखक जो है इनायत खां थे। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। शाहजहां नामा के लेखक इनायत खां थे। तो इसका ऑप्शन डी सही। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित है? तो जो बाबर है, बाबर की रचना तुजुके बाबरी है। तो इसका ऑप्शन ए यही सुमेलित है। तो तुजुके बाबरी बाबर की प्रसिद्ध कृति है जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने और तारीखे शाही अब्बास खां सारवानी ने लिखा, जबकि तबकाते अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने की फारसी भाषा में लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो तबकाते नासिरी है, तारीखे फिरोज शाही, तुगलक नामा, हुमायूं नामा, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जब तबकाते नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज जसजानी ने लिखा, तारीखे फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीक ने लिखा,
तुगलक नामा को जो इब्न बतूता ने नहीं लिखा, हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा, तो इसका ऑप्शन सी यही सही सुमेलित नहीं है। तो जो तुगलक नामा है, तुगलक नामा के लेखक अमीर खुसरो था, जबकि इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रेहला पुस्तक में लिखा था। अन्य प्रश्नगत पुस्तकें एवं उनके लेखकों का युग्म सही सुमेलित है। अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद है, इसका ऑप्शन ए सही है। अनवर ए सुहेली के नाम से पंचतंत्र का अनुवाद मुल्ला हुसैन वाइज कासिकी ने किया, जबकि आयर ए दानिश के नाम से पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल ने किया था। किसके राज्यकाल में योगव शिष्ट का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? पूछा कि किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? तो यह जो है योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद मुगल शाह अकबर के काल में हुआ, इसका ऑप्शन ए से निजामुद्दीन पानीपति द्वारा किया गया। तो योग वशिष्ठ फारसी का अनुवाद मुगल बादशाह अकबर के काल में निजामुद्दीन पानीपति द्वारा किया गया। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था, तो अबुल फजल द्वारा अकबरनामा 7 वर्षों में पूरा किया गया था, इसका ऑप्शन ए सही है। तो अकबरनामा अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा वर्ष 1590 से 1596 ईस्वी के बीच उसके शासनकाल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया था। कुछ पुस्तकों में अकबरनामा पूर्ण करने का वर्ष 7 से अधिक था, यह 12 से 13 वर्ष बताया गया। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर दिया। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो जो आईने अकबरी है यह अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, इसका ऑप्शन डी सही है। तो आईने अकबरी अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखी गई। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है। मुगल काल में दरबारी भाषा थी, तो मुगल काल में दरबारी भाषा फारसी थी, इसका ऑप्शन सी सही है। मुगल काल में दरबारी भाषा फारसी थी। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की आदि भाषाओं का अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था। मुगलों की अदालत में भाषा थी, तो जो मुगलों की अदालत में जो भाषा थी वह फारसी थी, इसका ऑप्शन बी सही है। फारसी जो फारसी है, फारसी मुगलों की राजभाषा थी। राजकाज से संबंधित सभी कार्य फारसी में ही संपन्न होते थे। वस्तुतः भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यह प्रारंभ में शासक वर्ग तथा अमीर वर्ग की भाषा थी और इसको उन्हीं का संरक्षण भी प्राप्त था। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगिरी किसकी रचना है? तो मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगिरी जो है साकी मुस्तैद खां की रचना है, इसका ऑप्शन ए सही है। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगिरी की रचना साकी मुस्तैद खां ने की। फारसी भाषा में लिखित ग्रंथ फारसी भाषा में लिखित इस ग्रंथ से औरंगजेब के शासनकाल का विवरण प्राप्त होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। भीमसेन कायस्थ, चंद्रभान ब्राह्मण, ईश्वर दास नागर, सुजान राय भंडारी, इनकी कृति देखना है क्या है। तो जो भीमसेन कायस्थ है इनकी कृति तारीख ए दिलकुशा है। चंद्रभान ब्राह्मण चहार चमन लिखा। ईश्वर दास नागर ने फुतुहात ए आलमगीरी लिखा। सुजान राय भंडारी ने खुलासत उत तवारीख लिखा है। फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखा गई? तो जो फुतुहात ए आलमगीरी है ये ईश्वर दास नागर द्वारा लिखा गया, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नस्तलीक जो नस्तालीक है, नस्तालीक क्या है? नस्तालीक एक प्रकार का फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, तो इसका ऑप्शन ये सही है। तो नस्तालीक एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। मुगल बादशाह औरंगजेब नस्तालीक एवं शिकस्त लिखने में निपुण था। तो कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे, तो कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे, तो वैसे राजा को क्या कहा जाता? तो वे जो है राजा सामंत सिंह थे, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो अजमेर के किशनगढ़ रियासत के राजा सामंत सिंह, जिसका कार्यकाल 17वीं से 18वीं सदी तक था। अजमेर के किशनगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह का अन्य नाम नागरी दास अर्थात राधा का सेवक था। इन्होंने कृष्ण की प्रशंसा में अनेक छंद लिखे थे। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की? तो जो केशव है, केशव दास ने रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की, तो इसका ऑप्शन ए सही है। जो केशव
जो केशव हैं इन्होंने रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की। इसका ऑप्शन ए सही है। तो रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया हिंदी कविता के रीतिकालीन कवि केशव दास की रचनाएं हैं। रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो जो रामचंद्रिका केशव दास की प्रसिद्ध रचना है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो मुगल काल विविध, तो दोस्तों मुगल काल विविध का नोट्स हम लोग देखेंगे। तो नोट्स में मध्यकाल में प्रचलित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मुल्ला निजामुद्दीन सिहावली ने 18वीं शताब्दी में दर्स-ए-निजामी निश्चित किया तथा उसके अनुसार यह पाठ्यक्रम भारत में मुसलमानों के शासन के आरंभ में प्रचलित था। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत 11 विषय थे तथा प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग पुस्तकें थी। मुगल काल में शाह वली उल्लाह के मदरसा में हदीस परंपराओं तथा तफसीर टीकाओं पर और लखनऊ के फिरंगी महल में फिक्ह न्याय शास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ को आलिम तथा साहित्य के विशेषज्ञ को काबिल की उपाधियों से विभूषित किया जाता था। हेमू अथवा हेमराज मध्य युग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता था। तो जो हेमू अथवा हेमराज है यह मध्यकाल के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता था। तत्कालीन स्रोतों में हेमू को बक्काल कहा गया है। तो जो तत्कालीन स्रोत है उसमें हेमू को जो है बक्काल कहा गया। मध्यकाल में भारत में सभी व्यापारियों को बक्काल कहा जाता था। कुछ स्रोतों के अनुसार हेमू वैश्य था, जबकि कुछ के अनुसार हेमू जाति का धूसर या भार्गव था जो अपने को गौड़ ब्राह्मण कहते थे। उसने अपना जीवन रेवाड़ी के सोरे के व्यापारी के रूप में आरंभ किया। उसके बाद इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेवा में लिया था और आदिल शाह के समय में उसका सम्मान और पद बढ़ा। आदिल शाह ने उसकी सैनिक प्रतिभा से संतुष्ट होकर उसे अपना वजीर और सेनापति बना लिया। आदिल शाह के विरोधियों के विरुद्ध उसने 22 युद्धों में सफलता प्राप्त की। दिल्ली में तरदी बेग के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने विक्रमादित्य या विक्रमजीत की उपाधि धारण की। बदायूनी एवं निजामुद्दीन अहमद के अनुसार हेमू ने विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। विजयनगर में नायकों को राजा वेतन के बदले एवं उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड देता था जो अमरम कहलाते थे। मराठा शासन में चौथ की आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, जिसे मोकासा कहते थे। मुगल काल में गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसलिए सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। भारतीय व्यापारिक जहाजों पर मौलिम एक कर्मचारी था। मौलिम जहाज पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था। इस यंत्र की सहायता से वह तारों तथा सूर्य की स्थिति का पता लगाता था तथा इससे उसे अपने जहाज की सही स्थिति में होने का पता चलता था। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर ने शाहजहां के शासनकाल में अपनी यात्रा प्रारंभ की। यह पेशे से जौहरी तथा 1638 से 1663 ईस्वी के बीच इसने 6 बार पूर्व की यात्रा की। अपनी यात्रा का विवरण इसने द सिक वाजेस ऑफ जॉन बैप्टिस्टा ट्रेवेनियर नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया। मनुची इटालवी यात्री था। इसने शाहजादा दारा सिकों की सेवा तोपची के रूप में नौकरी की। बाद में चिकित्सक का पेशा अपना लिया। हिस्टोरिया दो मोगोर या मुगल इंडिया 1653 से 1708 नामक संस्मरण में लिखा गया, जिसे 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो अकबर है, अकबर के समय में थॉमस रो नहीं आया था, यही सही सुमेलित नहीं है। जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस आया था। शाहजहां के समय में ट्रेवेनियर आया था। औरंगजेब के समय में मनुची आया था। तो इसका ऑप्शन बी अकबर नहीं है। तो जो सर थॉमस रो है, सर थॉमस रो जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आया था। वह जहांगीर के साथ शिकार खेलने भी गया था। शेष सभी विकल्प सही सुमेलित है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे के खदान की विस्तृत रूप से चर्चा की? तो जो जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर है, इसने भारत के हीरो और हीरे के खदानों की विस्तृत चर्चा की। तो इसका ऑप्शन बी सही है। जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर 17वीं शताब्दी की सर्वाधिक ख्याति प्राप्त विदेशी यात्रियों में से एक था।
कर्म से यह जौहरी था, किंतु साथ ही एक अनुभवी और साहसिक यात्री भी था। यह मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। पूर्व की ओर इसने 6 बार यात्राएं की। ट्रेवेनियर ने ही प्रसिद्ध भारतीय हीरे कोहिनूर के संबंध में जानकारी दी थी। साथ ही इसने हीरे की खादानों, जवाहरात, मोतियों के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विशुद्ध विवरण प्रदान किए। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो यह कथन जो विलियम फिंच का है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, विलियम फिंच। विलियम फिंच ने कहा था कि अकबर के शासन काल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिला के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। यह विलियम फिंच ने कहा था। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें हॉकिंस, थॉमस रो, मनुची, राल्फ फिंच, इनका कार्यकाल देखना है। तो जो हॉकिंस है, हॉकिंस का कार्यकाल 1608 से 1611, थॉमस रो का काल 1615 से 1619, मनुची का कार्य 1653 से 1708, राल्फ फिंच का काल जो 1583 से 1586 तक था। राल्फ फिंच भारत में 1583 में आया तथा वह 1586 ईस्वी तक भारत में रहा। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम में चुनिए। तो जो इसमें जहांगीर है, जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक था। मोहम्मद शाह का कार्यकाल 1779 से 1748 ईस्वी तक था, जबकि अहमद शाह अब्दाली पानीपत की तृतीय लड़ाई 14 जनवरी 1761 में अफगान दल का नेता था। बहादुर शाह द्वितीय जफर का शासनकाल 1837 से 1857 तक था। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रमिक में व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर देखिए। तो जो उपर्युक्त बाह्य आक्रमणों का कार्यक्रम इस प्रकार है। जो चंगेज खां, तैमूर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। चंगेज खां का आक्रमण इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी के समय में, तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में, नासिरुद्दीन महमूद के समय में, नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में, मोहम्मद शाह के समय में तथा अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में अफगान दल का नेता था। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा। तो पूछ रहा है कि जो अहमद शाह अब्दाली है, इसने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा। तो हाँ, कथन एक सही है। बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तो नहीं, जो बाबर है, बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं की। दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। शाहजहां के उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा। तो ये भी गलत है। जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति प्रेमी था। कथन 1 और 4 सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जबकि बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध नहीं लड़ा था, वरन यह युद्ध उसके पुत्रों शाह शुजा, दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ था। जहांगीर सौंदर्य एवं प्रकृति का प्रेमी था। निम्नलिखित घटनाओं में सुमेलित करना है। तो जो 1739 में करनाल के रणक्षेत्र में मुगल सेना तथा ईरानी सेना के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें मुगल सैनिक पराजित हुए। नादिर शाह ने दिल्ली में कत्ले आम करवाया। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई, जिसमें बाबर विजयी हुआ और उसने भारत में मुगल वंश की नींव रखी। हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई, जिसमें हेमू पराजित हुआ। अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुई, जिसमें मराठे बुरी तरह पराजित हुए। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में हेमू के नाम से जाने जाते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। हेमू
अथवा हेमराज मध्य युग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता था। तत्कालीन स्रोतों के अनुसार हेमू रेवाड़ी के बाजार में सोरा का व्यापारी था। इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेवा में लिया था और आदिल शाह के समय में उसका सम्मान और पद बढ़ गया। आदिल शाह ने उसकी सैन्य प्रतिभा से संतुष्ट होकर उसे अपना वजीर और सेनापति बना लिया। आदिल शाह के विरोधियों के विरुद्ध उसने 22 युद्धों में सफलता प्राप्त की। दिल्ली के तरदी वेग के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने विक्रमादित्य या विक्रमजीत की उपाधि धारण की। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू का मुगलों से मुकाबला हुआ। हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया। बैरम खान ने उसका सिर काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य जो है पृथ्वीराज के लिए प्रयुक्त हुआ। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो बी एन लुनिया पुस्तक पूर्व मध्यकालीन भारत राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के अनुसार चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान अपने समय का सबसे महान एवं यशस्वी वीर सम्राट था। इन्हें भारतीय यश का अंतिम सूर्य द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी कहा गया है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं है? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जबकि हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच लड़ा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 में सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य हेमू तथा अकबर की सेना के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर की सेना विजयी रही। निम्नलिखित युग्मों में सुमेलित करना। तो पानीपत का तृतीय युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, अकबर की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु। तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध है यह 1761 में हुआ था तथा जो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। तो ए का 3 होगा और बी का 1 होगा। तो देखते हैं ए का 3 और बी का 1 किसमें होगा। तो ए का 3 बी का 1 केवल ऑप्शन सी है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, अकबर की मृत्यु 1605 में, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में तथा पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो दोस्तों जो हल्दी घाटी का युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 में, जो 1576 है उसमें हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो ए का 2 होगा। जो बिलग्राम का युद्ध है, बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। तो जो शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। तो बी का 3 होगा। खुसरो का विद्रोह, जो खुसरो का विद्रोह है या जो जहांगीर के समय में हुआ था, तो सी का 4 होगा। खुसरो का विद्रोह जहांगीर के समय में हुआ था। खानवा का युद्ध, जो खानवा का युद्ध है बाबर एवं राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो जो खानवा का युद्ध है यह बाबर एवं राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो डी का 1 होगा। तो 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 इसका ऑप्शन ए सही है। 2 3 4 1। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर एवं महाराणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं एवं शेरशाह के विरुद्ध हुआ था। खुसरो का विद्रोह जहांगीर के समय में हुआ था। खानवा का विद्रोह जो बाबर एवं महाराणा सांगा के बीच में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ वर्ष एवं युद्ध देखना। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध जो है, हल्दी घाटी का युद्ध जो जो 1556 में क्या हुआ था। तो जो 1556 में जो है, 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। तो ए का 5 होगा। तो अकबर का राज्यारोहण 1556 में हुआ था। 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। तो बी का 4 होगा। 1680 में, जो 1680 है, 1680 में शिवाजी का देहांत हो गया था। तो सी का 3 होगा। 1739 में, जो 1739 है, 1739 में जो है नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हुआ था। तो डी का 2 होगा। तो 5 4 3 2, 5 4 3 2 इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारत पर नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान हुआ। शिवाजी का देहांत 1680 ईस्वी में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र 1600 ईस्वी में प्राप्त हुआ।
था और अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में पंजाब के गुरुदासपुर जिले में काला नौर नामक स्थान पर हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध, जो पानीपत का तृतीय युद्ध है, पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 में हुआ था, तो ए का 2 होगा। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, तो बी का 3 होगा। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, तो सी का 4 होगा। असीरगढ़ का युद्ध, जो असीरगढ़ का युद्ध है यह 1601 में हुआ था, तो डी का 1 होगा। तो 2 3 4 1 इसका ऑप्शन सी सही है, 2 3 4 1। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अफगानों एवं मराठों के बीच लड़ा गया। इसमें अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया। मराठों की इस युद्ध में हार हुई। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया, जिसमें महाराणा प्रताप पराजित हुए। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ के युद्ध में अकबर ने मीरन बहादुर को पराजित किया और असीरगढ़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष से सुमेलित है? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, यही मुगल कालीन एवं मराठा कालीन युद्ध वर्ष से संबंधित है। इसका ऑप्शन सी सही। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच लड़ा गया। चौसा का युद्ध जून 1539 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य लड़ा गया। कन्नौज या विलग्राम का युद्ध मई 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ। खेड़ा का युद्ध 1760 ईस्वी में मराठा सिंहासन के लिए साहू तथा ताराबाई के मध्य हुआ। खाजवा का युद्ध, जो खाजवा का युद्ध जनवरी 1659 में मुगल बादशाह औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य हुआ। अतः इसका अभिष्ट उत्तर सी होगा। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, खानवा का युद्ध एवं सामूगढ़ का युद्ध जो है, इसके बारे में हमें बताना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ था। तो जो घाघरा का युद्ध है, जो खानवा का युद्ध है दोस्तों, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। जो खानवा का युद्ध है यह 1527 में खानवा का युद्ध बाबर एवं राणा सांगा के मध्य में हुआ था। इसमें जो है बाबर विजयी हुआ था। फिर घाघरा का युद्ध, जो घाघरा का युद्ध है यह 1529 में हुआ था। जो घाघरा का युद्ध है यह 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। जो चौसा का युद्ध है, चौसा का युद्ध 1539 में, जो चौसा का युद्ध है 1539 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था। इसमें शेरशाह विजयी हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध, जो सामूगढ़ का युद्ध है यह 1658 में, सामूगढ़ का युद्ध 1658 में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं एवं दारा सिकोह के मध्य हुआ था, जिसमें दारा सिकोह पराजित हुआ था सामूगढ़ के युद्ध में। तो इसका जो है 2 1 3 4 होगा। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 इसका ऑप्शन ए सही है, 2 1 3 4। तो जो खानवा का युद्ध है, खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। यह युद्ध के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं के एवं मुराद की संयुक्त सेनाओं द्वारा दारा सिकोह के मध्य हुआ, जिसमें दारा सिकोह पराजित हुआ था। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कन्नौज का युद्ध, तलिकोटा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध एवं चौसा का युद्ध। तो जो चंदेरी का युद्ध जो है, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। तो चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। तो जो चौसा का युद्ध है यह 1539 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। जो कन्नौज का युद्ध है यह 1540 में हुआ था। तलिकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। तलिकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 2 4 1 3। तो चंदेरी का युद्ध 1528 में, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540, तलिकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। तो निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो बाबर है, बाबर जो है खानवा का युद्ध हुआ था। तो जो बाबर के समय से खानवा का युद्ध बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था। तो हुमायूं, चौसा का युद्ध हुमायूं ने लड़ा था। अकबर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। जहांगीर बल्ख का युद्ध लड़ा था। तो नहीं, जो डी यही सही सुमेलित नहीं है। तो बल्ख
का युद्ध शाहजहां के काल में हुआ था, जबकि अन्य तीनों युग सुमेलित हैं। अता अली खां किसका नाम था? तो पूछ रहा है कि जो अता अली खां यह किसका नाम था? तो अता अली खां जो है इनमें से कोई नहीं। तो अता तानसेन का प्रारंभिक नाम रामतनु पांडे था। इस्लाम धर्म में धर्मांतरण के पश्चात तानसेन का नाम अता अली खां रखा गया। तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो इक्ता, जागीर, असरम तथा मोकासा, यह नाम किस किस के शासन काल में क्या क्या नाम था, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो जो इक्ता है, जो इक्ता दिल्ली के सुल्तान के समय का नाम था। जागीर, जो जागीर है यह मुगल काल के समय का नाम था। तो बी का 3 होगा, ए का 2 होगा। अमरम, जो अमरम है, अमरम जो है, जो अमरम है, अमरम विजयनगर समय के काल का था। मोकासा मराठों के समय का था। तो डी का 1 होगा। तो 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 इसका ऑप्शन बी सही है। दिल्ली सल्तनत काल में इल्तुतमिश के राज्यारोहण के साथ ही शासन तंत्र की आधारशिला के रूप में भारत में इक्ता प्रथा स्थापित हुई। जागीरदारी प्रथा मुगल काल में प्रचलित थी। विजयनगर में नायकों को राजा वेतन के बदले या उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहलाते थे। मराठा शासन में चौथ की आय 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, जिसे मोकासा कहते थे। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में किसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था? तो जो सूरत है, सूरत को बाबुल या मक्का द्वार कहा जाता था। इसका ऑप्शन डी सही है। तो मुगल काल में गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसलिए सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया। तो जो मुगल है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार पारसियों से लिया। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नवरोज का त्यौहार ईरान फारस से लिया गया था। यह 19 दिनों तक मनाया जाता था। मुगल काल में इसका बहुत महत्व था। इसे मनाने के लिए बहुत पहले ही व्यवस्था की जाती थी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसे नवरोज ए जलाली की संज्ञा दी थी। तो मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित है। तो मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र में विशेष की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह लखनऊ में स्थित है। इसका ऑप्शन ए सही है। मुगल काल में शाह वली उल्लाह के मदरसा में हदीस परंपराओं तथा तफसीर टीकाओं पर और लखनऊ के फिरंगी महल में फिक्र न्याय शास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ आलिम तथा साहित्य के विशेषज्ञ काबिल की उपाधियों से विभूषित किया जाता था। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें तथा सही उत्तर का चयन करें। तो अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी तथा ताराबाई, इनको जो है सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। जो पद्मिनी है यह राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। दुर्गावती गोंडवाना की जो दुर्गावती है, दुर्गावती गोंडवाना की हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। अकबर के शासनकाल के आसफ खां के नेतृत्व में हुए आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली। ताराबाई मराठा छत्रपति राजाराम की पत्नी थी। राजाराम की मृत्यु के बाद इन्होंने मराठा राज्य की बागडोर संभाली। अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। होलकर जो होलकर वंश है, होलकर वंश इंदौर पर काबिज था। तो निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित है। तो जो दिल्ली है, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में है। जो अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा है यह दिल्ली में स्थित है। बाकी जो है सही सुमेलित नहीं है। तो जो शेख सलीम चिश्ती है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। तो जो शेख सलीम चिश्ती है इसका मकबरा फतेहपुर फतेहपुर सीकरी में है। एतमादुद्दौला, जो एतमादुद्दौला है, एतमादुद्दौला का मकबरा जो आगरा में है। तो एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में है। औरंगजेब, औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद औरंगाबाद में है। तो जो औरंगजेब है, औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद औरंगाबाद में है। फतेहपुर सीकरी, तो जो अब्दुल रहीम खान खाना है, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा
जो अब्दुल रहीम खान खाना है, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में है, तो इसका ऑप्शन डी यही सही सुमेलित है। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में है, औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद औरंगाबाद में स्थित है, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। कथन 2, लखनऊ स्थित इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। तो दोनों कथन गलत है। तो जो फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा के निर्माण में मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था। तो इसमें सफेद नहीं, इसमें जो है लाल होगा। तो इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अथवा खानकाह के निर्माण में। कथन ये गलत है। लखनऊ स्थित इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। तो नहीं, ये गलत है। तो कथन 1 और 2 दोनों गलत है। न तो 1 सही है, न तो 2 सही है। इसका ऑप्शन डी सही है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा के निर्माण में मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, जिसमें सफेद और काले संगमरमर से सजाया गया। इसका निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में 1573 ईस्वी में कराया था, परंतु सलीम चिश्ती के खानकाह में सफेद संगमरमर का प्रयोग नहीं हुआ था, अपितु सलीम चिश्ती के मकबरे में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ। लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा का निर्माण आसफुद्दौला ने कराया था। इमाम बाड़े का केंद्रीय कक्ष लगभग 50 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है। स्तंभहीन इस कक्ष की छत 15 मीटर से अधिक ऊंची है। यह कक्ष लकड़ी, लोहे या पत्थर के बीम के बाहरी सहारा के बिना खड़ी विश्व की अपने आप में सबसे बड़ी रचना है। इसकी छत को किसी बीम या गर्डर के उपयोग के बिना ईंटों को आपस में जोड़कर खड़ा किया गया। इसके निर्माण में पत्थर और संगमरमर के स्थान पर ईंटों और चूने का प्रयोग किया गया। रूमी दरवाजे, जो इमाम बाड़ा का मुख्य प्रवेश द्वार है, के निर्माण में चूना प्लास्टर या प्लास्टर ढलाई के साथ लखोरी ईंटों का प्रयोग हुआ। अतः इस प्रकार न तो कथन 1 सही है, न तो कथन 2 सही है। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी मुगल कालीन इमारत या स्थान में सही सुमेलित नहीं है? तो जो शेरशाह का मकबरा है, शेरशाह का मकबरा शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। तो जो शेरशाह का मकबरा है यह सासाराम में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। जहांगीरी महल, तो जो जहांगीरी महल है यह बुरहानपुर में नहीं, यह आगरा में स्थित है। तो जहांगीरी महल आगरा में स्थित है, तो यही सही सुमेलित नहीं है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, तो इसका ऑप्शन सी यही सही सुमेलित नहीं है। तो जहांगीरी महल आगबा जो जहांगीरी महल है, जो जहांगीरी महल आगरा के किले में स्थित है। इस महल की शैली अधिकतर हिंदू स्थापत्य कला की ओर झुकी है। जहांगीरी महल की प्रेरणा ग्वालियर के मानसिंह महल से ली गई है। शेष सभी विकल्पों में सभी युग्म सही सुमेलित है। निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अटाला मस्जिद जौनपुर। तो इसका निर्माण कब हुआ था? तो जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी द्वारा 1408 ईस्वी के आसपास कराया गया। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 में स्वयं अपना मकबरा सासाराम में बनवाया था। दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण कार्य अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम की देखरेख में पूरा हुआ था। औरंगजेब ने अपनी बेगम रबिया दौरानी की स्मृति में औरंगाबाद में मकबरे का निर्माण कराया था। इस प्रकार इन स्मारकों का सही कालानुक्रम विकल्प बी से प्राप्त होता है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो बाबर, हुमायूं, अकबरनामा तथा जहांगीर, इसके समय में कौन कौन से स्थापत्य हुए थे तो उसके बारे में बताना है। तो जो बाबर है, बाबर बाबर के समय में जामा मस्जिद संभल का निर्माण हुआ था। तो बाबर के समय में जामा मस्जिद संभल का निर्माण हुआ था, एक का एक होगा। हुमायूं के समय में दीन पनाह का निर्माण हुआ था। अकबर के समय में जहांगीरी महल का निर्माण हुआ था। जहांगीर के समय में एतमाद उद दौला का निर्माण हुआ था। तो 1 2 3 4 सही सुमेलित है। 1 2 3 4, तो इसका ऑप्शन ए सही है। 1 2 3 4 सही सुमेलित है। तो बाबर के समय में जामा मस्जिद संभल में, हुमायूं के समय में दीन पनाह, अकबर के समय में जहांगीरी महल तथा जहांगीर के समय में एतमाद उद दौला का मकबरा। निम्नलिखित इमारतों एवं शासकों को सुमेलित कीजिए। तो जो कुतुब मीनार, गोल गुम्बद, बुलंद दरवाजा, मोती मस्जिद
तो इसको किसने बनाया था? तो जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने किया था, क्योंकि इसका प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो इसमें इल्तुतमिश होगा, तो ए का 2 होगा। गोल गुंबद, गोल गुंबद का निर्माण जो मोहम्मद आदिल शाह ने किया था, तो गोल गुंबद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने किया था, तो बी का 1 होगा। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किया था, तो सी का 4 होगा। मोती मस्जिद, मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था, तो डी का 3 होगा। तो 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 देखते हैं 2 1 4 3 किसमें है, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, इसका ऑप्शन डी सही है, 2 1 4 3। तो कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण जो इल्तुतमिश ने किया था, तो जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। गोल गुंबद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किया था। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो कन्नौज का युद्ध है, चौसा का युद्ध, तलीकोटा का युद्ध, खानवा का युद्ध, तो इसमें जो है कौन सा युद्ध कब हुआ था? तो जो कन्नौज का युद्ध है, कन्नौज का युद्ध जो है, कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। तो जो कन्नौज का युद्ध है ये 1540 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। तो जो खानवा का युद्ध है 1527 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। तो जो चौसा का युद्ध है यह 1539 में हुआ था। तथा जो तलीकोटा का युद्ध है यह 1565 में हुआ था। तो जो तलीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। तो सबसे पहले खानवा का युद्ध 1527 में होगा, तो पहले 4 होगा। फिर उसके बाद जो है चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, तो 4 के बाद 2 होगा। फिर उसके बाद जो है कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, 2 के बाद 1 होगा। फिर उसके बाद तलीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, तो 4 2 1 3, तो 4 2 1 3, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 4 2 1 3। तो खानवा का युद्ध 1527 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में, तलीकोटा का युद्ध 1565 में। तो स्मारक एवं निर्माता, तो अलाई दरवाजा दिल्ली में, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, मोती मस्जिद आगरा में, मोती मस्जिद दिल्ली में, तथा इनके निर्माता कौन कौन है? तो जो अलाई दरवाजा दिल्ली में है, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, तो ए का 1 होगा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था, तो बी का 2 होगा। मोती मस्जिद आगरा, मोती मस्जिद आगरा का निर्माण शाहजहां ने किया था, तो सी का 3 होगा। मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण औरंगजेब ने किया था, तो डी का 4 होगा। तो 1 2 3 4 यही सही सम्मिलित है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो अलाई दरवाजा दिल्ली का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था। मोती मस्जिद आगरा का निर्माण शाहजहां ने किया था। मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण औरंगजेब ने किया था। मुगल काल में मौलिम था, तो मुगल काल में जो मौलिम था, भारतीय व्यापारिक जहाजों पर मौलिम एक कर्मचारी था। मौलिम जहाज पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था। इस यंत्र की सहायता से वह तारों तथा सूर्य की स्थिति का पता लगाता था तथा इससे उसे अपने जहाज की सही स्थिति में होने का पता चलता था। तो दिए गए विकल्पों में डी में इसका उत्तर कुछ निकट है, किंतु सटीक उत्तर नहीं है। मौलिम जहाज का कर्मचारी होता था, न कि जहाज। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो जो बंजारे थे भारतीय इतिहास के मध्यकाल में वे व्यापारी थे, तो इसका ऑप्शन डी सही है। बंजारा शब्द का उद्गम संस्कृत शब्द वाणिज्य से हुआ। वाणिज्य का अर्थ व्यापार से बना। वणिक अर्थात व्यापारी, बनिया। व्यापार करने वालों को बंजारा कहा गया। प्राचीन काल में ही बंजारा घुमक्कड़ जाति रही, जिसका प्रमुख व्यवसाय व्यापार रहा। एक स्थान से सामानों को बैलों की पीठ पर लाद कर उसे दूसरे स्थान पर पहुंचाना एवं उस स्थान से आवश्यक वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हुए अपने परिवार के साथ घूमते रहना ही बंजारा की विशेषता रही। तो मध्य युगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ है एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय एवं विदेशी यात्रियों, तीर्थ यात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना, सरियस। तो इसका ऑप्शन सी सही है। मध्यकालीन भारत में सराय सराय बनाने की परंपरा भारतीय उपमहाद्वीप में शहरों के आसपास यत्र तत्र बनाई जाती थी। ये आमतौर पर किसी वर्गाकार या आयताकार भूमि खंड पर बनाई जाती थी। उनका प्रयोजन भारतीय और विदेशी यात्रियों
तीर्थयात्रियों, सौदागरों, व्यापारियों आदि को कुछ समय के लिए ठहरने की व्यवस्था करना था। दरअसल ये सराएं आम लोगों के लिए होती थी और वहां विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों वाले लोग कुछ समय के लिए ठहरते थे। इसके फलस्वरूप आम लोगों के स्तर पर सांस्कृतिक विचारों, प्रभावों, समन्वयवादी प्रवृत्तियों, समसामयिक रीति रिवाजों आदि का आदान प्रदान होता था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो जरीब है, जरीब एक प्रकार का कर नहीं होता था, यही सही सुमेलित नहीं है। जबकि दाम, ताम्र की मुद्रा को दाम कहा जाता था, राजस्व अधिकारी को देसाई कहा जाता था, प्रांतीय राजस्व का प्रमुख दीवान कहलाता था। तो इसका ऑप्शन डी यही सही सुमेलित नहीं है। शेरशाह सूरी द्वारा तांबे के सिक्के दाम का प्रचलन प्रारंभ किया गया। मुगल काल में 1 रुपया चांदी का सिक्का 40 दाम के बराबर होता था। मराठा काल में देसाई या देशमुख जनपद स्तर के राजस्व संग्रह तथा सामान्य प्रशासन के प्रभारी होते थे। मुगल काल में दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में जरीब भूमि की माप हेतु प्रयुक्त होती थी। तो नेक्स्ट सिख संप्रदाय। तो सिख संप्रदाय को दोस्तों नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।